मेडिकल में आइटिस के नाम से कोई लफ्ज़ ख़त्म होता है तो इसका मतलब होता है स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस दो किस्म का है, एक वो जो एज के साथ आता है और एक वो जो किसी भी एज में हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो फैक्टर्स होते हैं वो हाथ के छोटे जोड़, मेम्ब्रेन्स जब फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, तो वही अल्टीमेटली जोड़ों को खाना शुरू कर देती हैं, इरोड करना शुरू कर देती हैं। व्यूअर्स, क्या आपको अक्सर जोड़ों में दर्द महसूस होता है? घुटनों में चलने फिरने के दौरान तकलीफ का एहसास होता है या फिर सुबह उठने पर जिस्म अकड़ा हुआ लगता है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर ये कोई आम दर्द नहीं बल्कि आर्थराइटिस की अलामात हो सकती हैं। और हैरानकुन बात यह कि ये बीमारी अब सिर्फ बुजुर्गों तक ही महदूद नहीं बल्कि नौजवान भी इसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल उज़ैर, आपने ठीक कहा है। पाकिस्तान में लाखों अफराद आर्थराइटिस का शिकार हैं। ज़्यादातर लोग इस बीमारी को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वक्त के साथ साथ ये मर्ज़ मज़ीद बिगड़ता चला जाता है। तो सवाल ये है कि आर्थराइटिस की वजूहात क्या है? क्या ये सिर्फ जो उम्र में आपसे बड़े लोग हैं उनको होता है, या ये हमारी तर्ज ज़िंदगी या ग़िज़ाई आदात की वजह से? इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। आर्थराइटिस है क्या, इलाज मुमकिन है या नहीं है, या ये फॉर द लाइफ ट्रीटमेंट है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नईम अहमद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसको सादा अल्फाज में एक्सप्लेन कर दीजिए कि आर्थराइटिस है क्या, इसकी वजूहात क्या है? जी, आर्थराइटिस जिस तरह आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में बताया कि ये अब यंग पेशेंट्स में भी कॉमन है। तो अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें आर्थराइटिस को, तो पहले तो लफ्ज़ आर्थराइटिस, जब भी मेडिकल में आइटिस के नाम से कोई लफ्ज़ ख़त्म होता है तो इसका मतलब होता है स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों के अंदर सोजिश या सूजना, और उसकी वजह से, उस सोजिश की वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो आर्थराइटिस दो किस्म का है, एक वो जो एज के साथ आता है जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, और एक वो जो किसी भी एज में हो जाता है। और इसमें आम तौर पे जो फैक्टर्स होती हैं फीमेल होती हैं और यंग एज में होती हैं, और इसमें इसको हम आम तौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, या उर्दू में अगर हम कहें गेंठिया का मर्ज़ कहते हैं। अगर गेंठिया के मर्ज़ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मिस ट्रीट होता है। एक तो डायग्नोस लेट होता है, और जब डायग्नोस लेट हो तो जो पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आता है उस वक्त तक जॉइंट आपके ख़राब हो चुके होते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी इसको आसान अल्फाज में बताऊं कि बीमारी होती क्या है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या यंग एज का आर्थराइटिस होता है, इसमें सबसे पहले ना जो पेशेंट को अलामात आती हैं वो सुबह सुबह कहते हैं उठते हैं तो जिस तरह आपने बताया कि अकड़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर्स होते हैं वो हाथों के छोटे जोड़, हाथों के छोटे जोड़ ये अकड़ते हैं, सूजते हैं। सुबह को मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब हाथ बंद नहीं होते थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही एक ऐसे अलामतें हैं तो अलार्म बजना चाहिए कि समथिंग इज गोइंग बैड। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, ये दोनों तरफ एक सी होती है, सिमेट्रिकल होती है। मतलब ये नहीं कि लेफ्ट हैंड में हो राइट में नहीं हो, ये सिमेट्रिकल होती है, इक्वली होती है। तो सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, छोटे जोड़ों में होती है, सुबह को अकड़ाव ज़्यादा होता है, और इसके अलावा फिर बड़े जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में तो ये अलामतें होती हैं और इसमें सिर्फ सोजिश होती है। अब ये जो सोजिश होती है असल में क्या होती है, जोड़ों की जो सोजिश होती है, जोड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने मेम्ब्रेन्स रखी हुई हैं जो जोड़ों को न्यूट्रिशन देती हैं, उसको स्मूथ रखती हैं। वो मेम्ब्रेन्स जब फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, तो वही अल्टीमेटली जोड़ों को खाना शुरू कर देती हैं, इरोड करना शुरू कर देती हैं। तो इस स्टेज पे अगर हम ट्रीटमेंट ना शुरू करें तो ये जोड़ ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम उम्र की बात कर रहे थे कि अब नौजवान बड़े इसकी शिकायत करते हैं, आपने फीमेल्स की बात की, तो आपने भी केसेस देखे होंगे, आप ट्रीट करते हैं उनको। कम से कम यहाँ हम देख लें मिनिमम किस एज ग्रुप के लोग हैं जो कि इसके शिकार आपने देखे हैं, क्योंकि अब ये बुजुर्गों का मसला तो रहा नहीं है। जी, ये जो आमतौर पर रूमेटॉइड है, आमतौर पे ये 3rd and 4th डेकेड से शुरू होता है। 3rd डेकेड मतलब 20 के बाद ये किसी एज में भी आ जाते हैं। एक स्पाइक ही होती है और एक स्पाइक आती है आफ्टर 40-50s, तो 2 स्पाइक्स में आती हैं। तो जो पहली स्पाइक होती है बहुत डेंजरस होती है। जितनी यंग एज में ये बीमारी आती है उतनी अग्रेसिवली आती है। तो इसलिए जो पहले दौर में ट्रीटमेंट का प्लान होता था कि जी हाँ पेशेंट आया, आपने उसको पेन किलर दी और उसने सूदिंग एजेंट दे दिए तो पेशेंट को आपने घर भेज दिया। अब ये इसकी ट्रीटमेंट रिवर्स हो गया। वो कहते हैं जैसे ही पेशेंट आए तो इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट शुरू करनी है। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रूमेटॉइड की अलग दवाइयाँ होती हैं, वो पेन किलर्स के अलावा चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स। तो सर जदीद तरीका इलाज की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है और इंटरनेशनली क्या फॉलो किया जा रहा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि जो चीज़ें ग्लोबली आ रही हैं वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गई हैं। ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो
वेस्ट में है तो हमारे बड़ी यहाँ आ अच्छी बात जाती हैं, बस थोड़ी सी जी, maybe- जर्नी में जरा slow हाँ हो जाता फ्यू है। मंथ्स का गैप है, तब ज़्यादा नहीं बिल्कुल आता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा इस बात पे भी रोशनी डाल दीजिए कि जिनको आर्थराइटिस का इशू है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, सूजन का, किसी भी पेन का इशू है, उनके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, ना करें तो भी चलेगा, करना कितना ज़रूरी है, और फायदा क्या देती है ये भी बताइएगा। देखिए, जब एक्यूट फेज आती है ना, जिसको इन्फ्लेमेटरी फेज कहते हैं, जिसमें सूजिश होती है, उसमें अगर एक्सरसाइज करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। तो आपने पहले मेडिकेशन के साथ उसकी इन्फ्लेमेशन को सेटल करना है, ओके। फिर उसके बाद एक्सरसाइज प्लान्स होते हैं। यहाँ छोटी सी एक बात अर्ज कर लूँ, कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हाँ, आमतौर पे हमारे जो विलेज एरियाज़ हैं उसमें भी ऑब्वियसली बीमारी है, बिल्कुल। हर जगह होती, तो वहाँ पे डॉक्टर तो होते ही नहीं। फिर पहला जो बंदा जो उसको ट्रीट करता है वो एक अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, और वो ट्रीटमेंट क्या है जी, सिर्फ स्टीरॉइड्स। और बाय द टाइम द पेशेंट रीच टू हॉस्पिटल, उनके चेहरे इतने फूल जाते हैं, जिस्म फूला होता है स्टीरॉइड खा के, और अल्टीमेटली जॉइंट्स भी ख़राब हो चुके होते हैं। तो इसलिए स्टीरॉइड से अवॉइड करना है आपने। स्टीरॉइड इज़ नॉट द ट्रीटमेंट, इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, तो आपने उसके मुताबिक चलना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज की बात हो गई, कुछ ये बताएं कि हम लाइफस्टाइल में अपने चेंज ला के, या जो इसका शिकार हैं इस बीमारी का, या कौन सी ऐसी आदत हैं जो कि इस बीमारी को बढ़ा देती हैं, और हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके उसको ज़रा कम कर सकते हैं? जी, जहाँ तक बात है रूमेटॉइड की, इसका तो एक ख़ास डिजीज़ पैटर्न है। जिस बात की आप बात कर रहे हैं वो उस बीमारी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो एज रिलेटेड चेंजेस आनी है और एज रिलेटेड आगे जाके जोड़ों में दर्द निकलना है। कुछ लकीली अनफॉर्चुनेट होते हैं जिनकी कम आती है, कुछ लोगों को ज़्यादा आती है। अच्छा, इसमें डिज़ीज़ को अगर हम थोड़ा सा हॉल्ट करें या इसको स्लो डाउन करने का प्रोसेस अगर हम डिस्कस करें, तो उसमें सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ठीक है। और ये जो एज के हिसाब से जॉइंट का आर्थराइटिस आता है, आमतौर पे घुटनों में आता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा ओल्ड एज में घुटने थोड़े से लोग वैडल करके चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो उनके घुटने इफेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम इसको बचना चाहते हैं, यंग एज में इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करना चाहें, तो पहले तो अपना वेट ना बढ़े। जितना वेट होगा आना तो घुटनों पे ही है ना, तो घुटने जल्दी खराब हो जाएंगे। वेट कंट्रोल करें। नीचे बैठना, अगर घुटनों में दर्द हो तो नीचे स्क्वाट करना कम कर दें। स्टेयर्स उतनी इस्तेमाल करें जितने आपके रिक्वायर्ड हैं, बार बार ऊपर नीचे। जिस तरह मेरे पास ख़वातीन आती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब स्टेयर्स किस तरह अवॉइड करें, तो उनको मैं बताता हूँ कि पहले 5-7 काम इकट्ठे कर लें, फिर उनको इकट्ठा करके एक दफ़ा ऊपर जाएं, ताकि बार बार 5 बार ऊपर ना जाएं। सही, बेहतरीन। हाँ, तो इसलिए आपने स्टेयर्स अवॉइड करनी है, स्क्वाट के नीचे बैठना अवॉइड करना है, वेट रिडक्शन करनी है और एक्सरसाइज करनी। अच्छा डॉक्टर साहब, ग़िज़ा की भी बात कर लेते हैं। डाइट लेना कितना ज़रूरी है, कौन सी डाइट लें इस चीज़ के लिए? क्योंकि कुछ लोगों को देखा है चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, या ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बादी होती है, कहीं ना कहीं आपकी हड्डियों या जॉइंट्स के अच्छा, लिए। ये बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि चावलों से लोग बहुत डरते हैं। हालांकि चावल सबसे मासूम ग़िज़ा है। ज़ूद हज़म ग़िज़ा, बिल्कुल सबसे आराम से हज़म होने वाली है। जो अगर हम डाइट की बात करें तो जिस तरह रूमेटॉइड, इसमें कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं। ऑस्टियो, इसमें कोई परहेज़ नहीं। एक ख़ास बीमारी होती है जिसको हम जिसमें यूरिक एसिड बढ़ता है। अच्छा। जिसको हम कहते हैं गाउट। तो गाउट एक ऐसी बीमारी है, उसमें भी जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जोड़ सूजते हैं, और उसमें भी पेन इसी तरह शदीद होता है। तो उसमें फिर ग़िज़ा को मॉडिफाई करना होता है इस तरह कि आपकी ऐसी ग़िज़ा जिससे यूरिक एसिड ना बढ़े वो आपने नहीं खानी। लाइक मीट, बीफ, या जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। ठीक है। या कुछ दालें होती हैं, दालों से यूरिक एसिड बढ़ता है, लाइक माश की दाल, चने की दाल, लोबिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। इसी तरह जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं जी, पालक, साग, मेथी, इससे बढ़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे ये वो अलग बीमारी है। ये आपकी रूमेटॉइड नहीं है, ऑस्टियो नहीं है, लेकिन असर कहीं ना कहीं आपकी हड्डियों वो ये गाउट एक बीमारी है, तो उसमें हमने डॉक्टर साहब ज़रा ये भी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घुटनों की सर्जरी होती है, ये सिर्फ सर्जरी इसका हल है, या कोई और तरीका भी है जो इससे बचा जा सकता है, या ये ज़रूरी है करवा? देखें, इस जिनको ये मसाइल है। एग्जैक्टली, एक बड़ी मिसकंसेप्शन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के मतलब। ये हालांकि बहुत इफेक्टिव सर्जरी है, बहुत कामयाब सर्जरी है, और बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन मिसकंसेप्शन ये, जब हम किसी को कहते हैं ना आपका जोड़ नया डलेगा, तो एकदम से नहीं डॉक्टर साहब से तो पहले तो फिर आ जाएंगे, किसने बताया जी? फलान लोग सुने।
किसी को देखा नहीं है, सुना है। पेन से भी शायद हो सकता है सुनी डरते सुनाई हो। बातें, ये मिसकंसेप्शंस। डॉक्टर साहब हो सकता है पेन से भी डरते हो। पेन का भी एक और आपकी बात सही है, पेन का भी मिसकंसेप्शन ये कि जी बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस ऑपरेशन में, बहुत लंबा काम चलता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, सेकंड डे पे जो हम सर्जरी करते हैं, सेकंड डे पे हम एटलीस्ट उसको खड़ा करते हैं, 2-3 दिन के अंदर वॉकर से इसको चलाना जबरदस्त। शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो ये इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल सर्जरी इन टर्म्स ऑफ नी रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट। ये बहुत अच्छी सर्जरीज हैं, ठीक है। तो इनसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। जी, चलिए, ये आपका मैसेज आ गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का।